आज हम इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवन में शोषण इस तरीके से होता है, कौन कौन कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। जब तुम छठा क्लास में पढ़ रहे थे उस समय भी हम बताए थे आपको, अभी भी बता देते, इससे लास्ट चैप्टर में भी बताए थे कि हमारा शरीर जो है ना वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जैसे ये दीवार है अपना, तो दीवार में बहुत सारा ईंट लगा हुआ है ना, सिर्फ इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उन कोशिकाओं से मिलकर के पूरा शरीर बना हुआ। अब जो प्रति एक कोशिका होती है ना, असंख्य कोशिकाएं हैं शरीर में, तो जो प्रति एक कोशिका होती है उस कोशिका के माध्यम से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा क्यों आवश्यक है? अगर कोशिका हमको ऊर्जा ना दे तो क्या होगा? ऊर्जा हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। आप लोग पढ़ रहे हो, इसके लिए आप लोगों को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। हम जितना भी काम करते हैं पूरे दिन भर में, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हम दिन में काम करते हैं उसी समय के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? सोते समय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हमें सोते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है भोजन खाने से। भोजन खाते हैं हम? अगर भोजन ना खाएं तो कमजोरी महसूस होती है। इसका मतलब है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अच्छा, भोजन से क्या हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा मिल जाती है? जैसे हमने भोजन खाया तुरंत हमको ऊर्जा मिल गई? नहीं, बहुत समय बाद उस भोजन का हमें ऊर्जा मिलता है, बहुत समय बाद। अभी हम भोजन खा लेंगे, उसके कई घंटों बाद हमें उस भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है वो हमारे शरीर तक पहुंच पाएगी। तो इतना समय क्यों लगता है? क्या क्या प्रक्रिया है इसमें, इसी सब चीज को हम समझेंगे। अब देखो, हमारे शरीर में ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है कोशिका से। किससे? कोशिका से। वो हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं, यानी सारी कोशिकाएं हमें ऊर्जा बना करके देती हैं। अच्छा, कोशिका कैसे ऊर्जा बनाती है? हम जो भोजन करते हैं वह भोजन पचने के बाद, अवशोषण के बाद वह पहुंच जाता है कोशिका के पास। कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका के पास। जब यह भोजन कोशिका के पास पहुंचता है तो वो पहुंचता है ग्लूकोज के रूप में। कहीं कहीं इसको ग्लूकोज। भोजन का पाचन हुआ हमारे शरीर के अंदर, पाचन के बाद अवशोषण हुआ उसका, अवशोषण के बाद यह भोजन पहुंच जाता है प्रत्येक कोशिका के पास। कहाँ पहुंच जाता है? प्रत्येक कोशिका के पास। अब कोशिका के पास जब ये भोजन पहुंचता है तो जो हम भोजन करते हैं ना, उसी तरीके से नहीं पहुंच जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते वह पूरा भोजन बदल जाता है ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। अब मान के चलो ये मेरे पास कोशिका है, क्या है? कोशिका। अब इसमें पहुंच गया क्या? ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज का विखंडन होगा, टूटेगा, टूट करके इसमें से ऊर्जा निकलेगी। अब टूटता ये दो तरीके से है। वो कब टूटेगा? जब तक हमारी कोशिका श्वसन नहीं करेगी। श्वसन बोले तो सांस नहीं लेगी। जब तक यह कोशिका सांस नहीं लेगी तब तक जो ग्लूकोज है वो विखंडन नहीं करेगा। अब हम जो श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वायुमंडल से जितनी भी गैसें वायुमंडल में हैं वो सारी प्रवेश करती हैं, लेकिन फेफड़े क्या करते हैं? अन्य गैसों को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड को दे देता है। जो हमारा फेफड़ा होता है,
फेफड़ा एक यूनिट होता है ना, यानी कि 2 फेफड़े होते हैं। तो जो फेफड़े होते हैं वो वायु से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड को दे देते हैं और बाकी जो गैस बची उनको बाहर कर देते हैं। और जो ब्लड ला करके देता है अंदर से, शरीर के अंदर से, यानी कोशिका के पास से कार्बन डाइऑक्साइड वो भी बाहर निकाल देता है। तो जब हमारे मुंह से बाहर हवा निकलती है, यानी कि जो सांस बाहर निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब देखो, ग्लूकोज कब टूटेगा, जब ये श्वसन करेगा, ठीक है, तब ये टूटेगा। उससे पहले एक चीज और समझ लो, मैं कुछ और बताने वाला हूं। जैसे ये ग्लूकोज है, ये टूट करके, ये जो है टूटेगा, अब टूट करके बनेगा CO2, H2O और ऊर्जा। हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा हमें कहां से निकल के आ रही है, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से ऊर्जा निकलेगी कब, जब हमारा जो कोशिका है वो श्वसन करेगा। अब श्वसन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन का भी काम हो गया है, हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेकर के ब्लड को दे दिया है। अब ब्लड प्रत्येक कोशिका तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। कहां तक पहुंचा देगा, देखिए, हमने श्वास ली, ठीक है ना, हमने श्वास ली, श्वास लेने के बाद फेफड़े के पास पहुंच गई। अब फेफड़ों ने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया, तो इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली फेफड़ों ने, और ऑक्सीजन ले जाकर दे दी ब्लड को। किसको, ब्लड को। अब ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा, इसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है ऑक्सीजन को, लेकिन उतना हमें डीप में नहीं समझना है, इतना ही समझना है जो ऑक्सीजन है वो लेके जाएगा ब्लड, और ब्लड ले जाकर के क्या करेगा, जितनी भी शरीर में कोशिकाएं हैं, शरीर में जितनी भी कोशिकाएं, सबके पास क्या पहुंचा देगा, O2 बोले तो ऑक्सीजन, सबको क्या पहुंचा देगा, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन पहुंच गई इसके पास, जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन पहुंचेगी यह टूट जाएगा ग्लूकोज 3 चीजों में। अब 3 चीजों में किसमें टूटेगा, एक तो टूटेगा CO2, एक टूटेगा H2O और एक टूटेगा ऊर्जा। इसी चीज को टूटना ही विखंडन कहलाता है। कल भी हम बताए थे, अलैंगिक जनन में 2 प्रकार बताए थे आप लोगों को। एक होता है मुकुलन, एक होता है विखंडन। तो ग्लूकोज टूट गया 3 चीजों में, इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती नहीं। तो ब्लड ने जिसको जाके ऑक्सीजन दिया, अब ब्लड उधर से खाली हाथ उड़ जाएगा, तो कोशिका क्या करती है, उसको CO2 दे देती है। तो CO2 को ले जा, वो जाकर के फेफड़ों को दे दे। कोशिका से CO2 लेकर के आता है, लाके फेफड़ों को देता है, फेफड़ा इसको बाहर निकाल देता है। यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन ले जाकर के दे रहा है कोशिका को, कोशिका दे रही है उस ब्लड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो CO2 ला के दे रहा है फेफड़ों को, फेफड़ों बाहर निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया समझ में आ रही है ना, कौन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, किससे लेके आ रहा है, किसको देने जा रहा है, ये चीज क्लियर है ना। अब देखो, ये हमने निकाल दिया, हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें मिल गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन ये आ सकता है, शक्ति अगर कोशिका को ऑक्सीजन ना मिले, यदि कोशिका को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, होगा, फिर भी होगा। अब किन किन परिस्थितियों में
वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वो समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो क्या उसका विखंडन नहीं होगा? तो उसका जवाब है कि उसका विखंडन होगा, लेकिन उसमें से भी 3 चीज बनेगी। उससे भी कितनी चीज बनेगी? लेकिन उसमें जल की जगह, इसमें जल बना है, जल की जगह एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल अधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही यह बिना ऑक्सीजन के अगर इसका विखंडन होता है, ग्लूकोज का अगर बिना ऑक्सीजन के विखंडन होता है तो इसमें से ऊर्जा भी मिलेगी हमें, नो डाउट। इसमें से हमें CO2 भी मिलेगी, नो डाउट। लेकिन पानी की जगह में एल्कोहल मिलेगा। और एल्कोहल मिलता है शराब में। शराब पीते ना लोग, एल्कोहल होता है। तो पानी ना मिल के एल्कोहल मिलेगा तो पानी की शरीर में कमी हो जाएगी। तो ये बात ठीक नहीं है। शरीर को आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर आपको 2 शब्द याद रखने हैं कि अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से होता है तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। अगर इसकी सहायता से होता है, किसकी सहायता से? O2 की सहायता से, तो उसको बोलेंगे श्वसन को वायवीय श्वसन। अगर O2 नहीं पहुंचता है तो उसके बावजूद भी अगर वो विखंडन हो जाए तो फिर उस श्वसन को बोलेंगे अवायवीय श्वसन। आ लगा देंगे उसके आगे पर, अवायवीय श्वसन। श्वसन 2 तरीके का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? जब कोशिका ग्लूकोज का विखंडन करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बोल देंगे उसको वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के वो विखंडन कर देगा कोशिका तो उसको बोलेंगे हम अवायवीय श्वसन। हमारे लिए फायदेमंद कौन सा होता है? वायवीय या अवायवीय? वायवीय। अब देखो, एक जगह और होता है अवायवीय श्वसन। वो कब होता है? जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, रेस लगाएंगे, दौड़ वगैरह लगाएंगे, कबड्डी वगैरह खेलेंगे, दौड़ भाग वाला कोई काम करेंगे, उसमें हमारी सांसें बहुत तेज चलती हैं। लेकिन अब वो तेज क्यों चलती हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है उसको ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, है ना? फेफड़े बोलते हैं हमें कि जल्दी से ऑक्सीजन लेके आओ बाहर से, तो उसका बोल रही है उसको बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खत्म। जब हम कोई वर्कआउट करेंगे तो हमारे शरीर में से ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी नहीं होगी? ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो इसके पास ऊर्जा की कमी होगी, तो इसको और ऊर्जा बनानी पड़ेगी, और ऊर्जा बनाने के लिए इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ये बाहर से मंगाएगा, बाहर से जल्दी जल्दी ऊर्जा ऑक्सीजन मंगाता है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती है ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंच जाए कहाँ? कोशिका के पास में। और जब जल्दी जल्दी कोशिका के पास में पहुंच जाएगी तो वो जल्दी जल्दी उसका विखंडन करेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। अब उसी में क्या हो जाता है कि हम कितनी भी जल्दी सांस लें, लेकिन जितनी आवश्यकता होती है कोशिका को उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उसके पास में। उस परिस्थिति में क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी फिर भी वो ऊर्जा निकालेगा, लेकिन बेचारा बिना ऑक्सीजन के निकालेगा। जब बिना ऑक्सीजन के निकालेगा जल्दी जल्दी में जब बिना ऑक्सीजन के निकालेगा तो वहां पर एक परिवर्तन होगा। जो एल्कोहल है क्या बदल जाएगा? आपका लैक्टिक अम्ल में। किसमें बदल जाएगा? अगर हमें बहुत जल्दी आवश्यकता है, हमें नहीं मतलब कोशिका को बहुत जल्दी आवश्यकता है किसकी? ऑक्सीजन की, वह नहीं पहुंच रही है, तो
उसमें वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के विखंडन कर देगा ग्लूकोज का। वैसे तो अल्कोहल बनता था, जब जल्दी जल्दी आवश्यकता पड़ेगी उसको तो अल्कोहल बदल जाएगा लैक्टिक अम्ल में। अब हमारा शरीर जो है लैक्टिक अम्ल से बहुत परेशान रहता है। अगर हमारे शरीर में कहीं लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो शरीर में ऐंठन पड़ना स्टार्ट हो जाती है। क्या पड़ना स्टार्ट हो जाती है? देखो अभी मैं आपसे किसी से भी बोलूँगा यहाँ से जा करके 200 मीटर रेस लगा के आओ बहुत तेज, आप चले जाओगे आ जाओगे, अभी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह कुछ समय बाद यानी कल सुबह तक या शाम तक आपके पैर में दर्द करेंगे, चंगा वगैरह दर्द करेंगे, ये पैर नीचे तिली वगैरह ये दर्द करेंगे। दर्द क्यों करेंगे? क्योंकि पैरों की जो कोशिका थी उनके पास उतनी जल्दी ऑक्सीजन ना ही पहुंच पाई थी जितनी उनको आवश्यकता थी। तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसने ऊर्जा बनाई होगी और वहाँ लैक्टिक अम्ल बन गया होगा। अगर लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो हमारे वो ऐंठन पैदा करेगा शरीर में, और उसी ऐंठन से हमारे शरीर में दर्द होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ। अभी तो वर्कआउट ज़्यादा कर लेता हूँ तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी पहुँच जाती है, कमी हो जाती है कोशिकाओं में। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऊर्जा तो बनाना ही पड़ेगा उनको, तो वो ऊर्जा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना देते हैं, तो वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऐंठन होती है। अब यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ें और समझ लेनी है इन्हीं में अच्छे से, जो आप कभी ना भूलो इनको। पहली क्या है? पहली है कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर है सबके? वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ये दोनों चीज क्लियर है सबका? कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा, उसके बाद ये आपको याद रखना है कि अगर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है ग्लूकोज का तो अल्कोहल बनता है, और अगर तेजी से होगा तो फिर अल्कोहल बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। और जब वायवीय श्वसन होता है तो CO2 जल यानी H2O और ऊर्जा बनती है, ये चीज। उसके बाद ये भी याद रखना है कि फेफड़ों से कोशिका तक जो ऑक्सीजन लेके जाता है वो ब्लड लेके जाता है, कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है फेफड़ों तक वो भी ब्लड लेके आता है। इतनी चीज समझ में आ गई? अब यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है ना? ठीक है, इसको बंद करो, हम क्वेश्चन